लेकिन रुखसार को इन बातों की कोई फिक्र नहीं थी। उसके मन में तो बस एक बात चल रही थी, क्यों हर किसी की नजर पहले कृतिका पर जाती है? हर बार ऐसा क्यों होता है? वो लड़की जहां भी जाती है, वहां उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। आखिर उस लड़की में लोगों को पसंद क्या आता है? दूसरी तरफ अनुपम, डायरेक्टर दिवाकर और उनकी टीम के साथ निखिल के ऑफिस के पास आ पहुंचा था। दिवाकर ने तिरछी नजरों से क्यूरियस होते हुए कृतिका को देखा। आखिर ये लड़की है कौन? निखिल उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है? और उसने उससे जुड़े मैटर को लेकर उन सबको अपने ऑफिस बुला लिया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। अनुपम ने दरवाजे पर नॉक किया, जिसके जवाब में निखिल ने उसे अंदर आने की परमिशन दी। पहले आप। अनुपम ने दिवाकर के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा। कृतिका भी साइड हट गई। दिवाकर के अंदर जाने के बाद हो और अनुपम उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर गए। निखिल ने खड़े होकर दिवाकर का वेलकम किया। जवाब में दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप खड़े क्यों हो रहे हैं? आप तो मेरे भी बॉस हैं। दिवाकर और उनकी टीम के सोफे पर बैठने के बाद निखिल चलकर कृतिका के पास गया और उसका हाथ थामते हुए वो उसे लेकर दिवाकर के ऑपोजिट साइड में आकर बैठ गया। कृतिका हैरान थी। निखिल सबके सामने उसका हाथ थामने से जरा भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। कुछ पल की हैरानी के बाद कृतिका शांत हो गई। अगर उसके बॉयफ्रेंड को उसकी प्रेजेंस दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं करती है, तो वो भी उसके साथ होते हुए दूसरों के सामने एम्बैरेसिंग फील नहीं करेगी। क्योंकि ये पहली बार था जब निखिल ओपनली दूसरों के सामने अपने और उसके रिलेशन को एक्सेप्ट कर रहा था। इसलिए कृतिका का दिल खुशी से चहक उठा। वो दोनों अपने कलीग्स को इस बारे में इसलिए नहीं बता सकते थे क्योंकि इससे कृतिका को वहां काम करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन चूंकि दिवाकर और उनकी टीम कंपनी के बाहर रहकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनके लिए फिल्में डायरेक्ट करती थी, इसलिए उन्हें इस बारे में पता चल भी जाए तो निखिल या कृतिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चाहे जो भी हो, कृतिका निखिल के हर डिसीजन में उसे सपोर्ट करने वाली थी। दिवाकर और बाकी सभी उन दोनों को हैरानी में देखते रहे और उनके सामने निखिल ने कृतिका को अपने बगल में बिठा लिया। वो आसानी से समझ सकते थे कि दोनों के बीच का रिश्ता प्यार का था। वो सबके सामने अपनी फीलिंग्स को इसलिए इतनी आसानी से दिखा पा रहा था क्योंकि वो स्वभाव में शुरू से ही काफी बोल्ड था। उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझने के बाद दिवाकर को समझ में आया कि जैसे ही उसने कृतिका को अपनी मूवी में रोल ऑफर किया, वैसे ही उसके हाँ या ना कहने से पहले क्यों निखिल ने उन लोगों को अपने ऑफिस बुला लिया। कोई सेलिब्रिटी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी मूवी में काम करने के लिए उसे ऑडिशन तो देना ही पड़ता था। लेकिन अनुपम ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। कोई कृतिका का ऑडिशन देख पाता, इससे पहले ही वो उन्हें अपने साथ लेते हुए यहाँ आ गया था। कृतिका मेरी गर्लफ्रेंड है। दिवाकर को अपनी हैरानी में देख निखिल ने बात करने की शुरुआत की। जब निखिल ने सीरियसली ये बात उससे कही, तो उसने महसूस किया कि ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहां वो बस एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। वो उसे लेकर काफी सीरियस था। अब समझ में आया कि तुमने स्पेशली हमें यहाँ अपने ऑफिस में क्यों बुलवा लिया। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम इसे किसी मुश्किल में पड़ने से बचाना चाह रहे थे। निखिल ने हामी भरी। कृतिका अभी हमारे पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है। 2 दिन पहले ही उसने इस फील्ड का बेस्ट न्यूकमर अवार्ड जीता है। निखिल ने गर्व से कहा। दिवाकर जानता था कि पीआर इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बगैर पीआर इंडस्ट्री के कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाता था। इन्हीं सब कारणों से वो गोल्ड फिंगर अवार्ड की इम्पोर्टेंस को जानता था। ये तो काफी अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस कृतिका। वो मुस्कुराते हुए बोला। इतनी यंग होने के बावजूद भी तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। इतनी देर से निखिल इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि कब दिवाकर उसकी गर्लफ्रेंड की तारीफ करे। वो कमाल की है। वो जिस भी फील्ड में काम करे, मुझे पूरा भरोसा है उसका परफॉर्मेंस हमेशा शानदार होगा। वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए। ये इंसान तो इस लड़की की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। दिवाकर ने धीमी आवाज में उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल। कृतिका भी इस बात को लेकर परेशान थी।
निखिल कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन निखिल तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ये सब लॉजिकल है। उसकी कृतिका सच में काफी टैलेंटेड थी और ऐसे में उसकी प्रशंसा करना उसका हक था। अनुपम ने बताया कि आप कृति को अपनी। दिवाकर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सच कहूं तो मेरे पास अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। फिल्म की शूटिंग डेट काफी नजदीक है और एक लॉन्ग प्रोसेस से थर्ड लीड के लिए किसी को कास्ट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। जिस किसी भी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस से मैंने बात की, उन्होंने थर्ड लीड की बात सुनते ही मेरा ऑफर ठुकरा दिया। इसलिए अब मैं किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। आप फिलहाल कृति की एक्टिंग स्किल्स की चिंता ना करें। उसने अभी आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। निखिल ने हल्का गुस्सा दिखाया। वो इस फिल्म में काम करेगी या नहीं, इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। ये फैसला कृतिका को खुद करना है। आप पहले इसके साथ अपने फिल्म को लेकर अच्छे से डिस्कशन कर लें। आगे का फैसला वो खुद कर लेगी। निखिल खुद भी चाहता था कि कृतिका इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं कर सकता था। वो बस उसके पास रहकर उसे सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने वाला था। जब दिवाकर ने निखिल के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखा, तो अपने आप उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया। कृतिका, अभी जस्ट मैंने तुम्हें ये रीजन बता दिया कि क्यों मैं किसी न्यूकमर को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर ही शूटिंग शुरू करनी होगी, इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काफी मुश्किलों के बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई है। तुम इस रोल के लिए सूटेबल हो। तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानती हो, साथ साथ तुम दिखने में भी काफी अच्छी हो। कैमरे के सामने तुम और भी अच्छी लगोगी। दिवाकर एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर था। इस वजह से वो कृतिका को एक नजर भर देखते ही समझ गया था कि वो लड़की कैमरे के सामने कितनी सुंदर लगेगी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन एक्टिंग लाइन में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे डर है कि इस वजह से आपकी फिल्म में कुछ खामियां रह जाएंगी। कृतिका हेजिटेशन में हल्का मुस्कुराते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास पहले से ही एक फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब, उसकी फिक्र तुम मत करो। ये कहते हुए हंसकर दिवाकर ने निखिल को देखा। अगर तुम एक्टिंग लाइन में आना चाहती हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें कोई और लॉन्च नहीं कर पाएगा। किसी प्रोफेशनल एक्टर को भी मेरे साथ काम करने का मौका ना के बराबर मिलता है। अगर तुम एक्टिंग लाइन में अनकंफर्टेबल फील करती हो तो तुम वापस से पीआर के अपने जॉब पर लौट आना। मुझे भरोसा है कि निखिल तुम्हारी पोजीशन किसी और को नहीं देगा। उसने फिर से निखिल की तरफ देखा। मैंने ठीक कहा ना निखिल? निखिल ने जवाब देने से पहले कॉफी की एक सिप ली। फिर उसने कहा, बिल्कुल, सब कुछ कृतिका के डिसीजन पर डिपेंड करता है। तुम चिंता मत करो और आराम से इस बारे में सोचो, निखिल ने धीरे से कहा। कृतिका काफी देर तक इस बारे में सोचती रही। उसने सच में कभी भी एक्टिंग लाइन में जाने के बारे में नहीं सोचा था। फिर उसने निखिल को देखा। क्या मुझे करना चाहिए? हाँ कृति, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तुम इस लाइन में कितनी आगे जा पाओगी, लोग तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं, इन सब के बारे में मत सोचो। तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा मौका तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा। एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूंगी। फिर तुम्हें डरने या घबराने की क्या जरूरत है? निखिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कृतिका को फील हुआ कि वो सच में कितनी लकी है जो उसके साथ निखिल है। उसके जैसा सपोर्टिव बॉयफ्रेंड शायद ही दुनिया में दूसरा कोई होगा। ठीक है, मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। ऑसम, मैं कब से तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा था। निखिल ने प्यार से उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। तो क्या हम शुरू करें? दिवाकर ने सवाल किया। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम काफी अच्छा करोगी, फिर भी तुम्हारा एक ट्रायल लेना मेरे लिए जरूरी है। अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगी तो मुझे वापस से नीचे जाकर बचे हुए लोगों का ऑडिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कृतिका ने हामी भरी। पहले हम कुछ फाइट सीक्वेंस का टेस्ट लेते हैं। ये कहते हुए दिवाकर ने अपने एक्शन डायरेक्टर उत्पल को इशारा किया। उत्पल निर्मोही की तरफ पलटा। निर्मोही, पहले कुछ सिंपल एक्शन सीन्स करके दिखाओ कृतिका को। जब वो उन्हें अच्छे से कर लेगी तो हम आगे के बारे में सोचेंगे। ओके। निर्मोही अपनी जगह से उठ गई। क्या हमें ये यही करना होगा? निखिल का ऑफिस काफी बड़ा था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के हामी भरी। हाँ बिल्कुल। तुरंत कुछ स्टाफ ने कमरे के बीच के हिस्से में रखे टेबल को और बाकी चीजों को साइड कर दिया।
जिससे वहां काफी खुली जगह बच गई। इसके बाद निर्मोही ने कुछ सिंपल फाइट स्टेप कृतिका को दिखाए। ये सारे स्टेप्स किसी मूवी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, इसलिए जब निर्मोही उस सीक्वेंस को परफॉर्म कर रही थी तो वह दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। बारी बारी से कुछ फाइट स्टेप्स को पूरा करने के बाद निर्मोही कृतिका के पास आई। क्या ये ठीक था, या मैं दोबारा से इन्हें परफॉर्म करके दिखाऊं? नहीं, इतना काफी है, कृतिका अपनी जगह से उठते हुए बोली। पिछले जन्म में निर्मोही ने लंबे समय तक जेल में उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी। इस वजह से उन सारे सीक्वेंस को समझने में कृतिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फाइट स्टेप्स को परफॉर्म करने से पहले वो भूल गई कि उस कमरे में और भी कोई है। अपनी आंखों को बंद कर उसने निर्मोही के स्टेप्स याद किए और फिर उन्हें परफॉर्म करने लगी। पहले उसने कुछ फेक पंचेस हवा में चलाए, उसके बाद उसने दाएं और बाएं दोनों पैरों से हवा में एक एक अपर किक चलाई, फिर एक बैक फ्लिप और उसके बाद एक बैक किक के साथ उसने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की। उसने सारे मूव्स स्मूथली किए थे, जिसे देखकर दिवाकर की आंखें चमक उठी। निर्मोही ने कृतिका के बारे में गलत नहीं कहा था। किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कभी भी अगर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है तो उसे फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस के लिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाने की जरूरत नहीं होती थी। कृतिका के सारे मूव्स परफेक्ट थे। निर्मोही को ऐसा लगा जैसे उसने अभी खुद को आईने में देखा था। उस लड़की ने वो सारे सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही किए थे जैसे कुछ पल पहले निर्मोही ने। क्या बात है, दिवाकर ने क्लैप करते हुए कृतिका। थर्ड फीमेल लीड के हिस्से में ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे। ऐसा होना एक आम बात थी। जनरली किसी भी फिल्म का मेन फोकस फर्स्ट और सेकेंड लीड होते हैं, इसलिए थर्ड लीड एक तरह से बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर रह जाता है। लेकिन फिर भी कृतिका के हिस्से में अपने रोल के लिए कुछ डायलॉग्स जरूर आने वाले थे, जो कि किसी थर्ड लीड को प्ले करने वाले के लिए एक बड़ी बात थी। वैसे फिल्म में उसका रोल काफी शानदार होने वाला था। स्क्रिप्ट में अपनी लाइंस को पढ़ने के बाद कृतिका ने दिवाकर से सवाल किया, मैं जिस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रही हूँ उसकी पर्सनालिटी कैसी है? कृतिका के सवाल ने दिवाकर को दिल ही दिल में उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। जनरली ऐसे सवाल सिर्फ कोई एक्सपीरियंस्ड एक्टर ही पूछते हैं, कोई न्यूकमर नहीं। थर्ड फीमेल लीड बचपन से ही फाइट की ट्रेनिंग ले रही है, उसमें इमोशंस की कमी है और वो लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल फील करती है। दोनों ही मेल लीड कैरेक्टर को लगता है कि वो लड़की कोई इंसान न होकर एक रोबोट है जिसमें जरा भी फीलिंग्स नहीं है। एक्चुअली में उस लड़की की जिंदगी शुरू से ही काफी मुश्किल रही है। उसे किसी आम बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा नहीं किया गया था। इस वजह से उसके अंदर इमोशंस की कमी थी। लेकिन जब वो उन दोनों मेल लीड के कांटेक्ट में आती है तो उसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। कई बार वो हिचकिचाती है, कई बार वो बेचैन हो जाती है, कई बार वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसे आगे क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे वो इन सारी मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ने लगती है। दिवाकर ने उस रोल के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में कृतिका को अच्छे से समझाया। उसने कृतिका को ये भी भरोसा दिलाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उसे एक्टिंग की बेसिक्स भी सिखाई जाएंगी, जिससे वो धीरे धीरे अपने रोल को और अच्छे से समझने लगेगी। कृतिका ने कुछ वक्त लेकर अपने कैरेक्टर के लिए लिखे गए लाइंस को याद किया, क्योंकि ये फिल्म एंटी टेररिज्म पर आधारित थी। इस वजह से इसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। कृतिका को याद आया कि ये फिल्म उसके पिछले जन्म में भी रिलीज हुई थी, लेकिन उस दौरान वो जेल में थी। वैसे उस जन्म में भी फिल्म की ओरिजिनल थर्ड लीड को एंड टाइम में रिप्लेस करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त ये रोल कृतिका को नहीं मिल सकता था। उस रोल के लिए किसी प्रिजनर का ऑडिशन लेने कौन आता? इस जन्म में भी अगर गलती से वो आज स्टूडियो में नहीं गई होती तो आज दिवाकर की नजर उस पर नहीं पड़ती और इस बार भी ये रोल किसी और को मिल जाता। कृतिका को ये बात भी याद थी कि फिल्म के हिट होने के बावजूद भी थर्ड लीड को प्ले करने वाली एक्ट्रेस कुछ खास फेमस नहीं हो पाई थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लीड ने उस फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस दी थी और लोगों को सिर्फ वही दोनों पसंद आए थे। उस जन्म में कैदियों के बीच देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए जेलर ने वो फिल्म कुछ दिनों तक लगातार जेल में चलवाई थी। इस फिल्म ने कृतिका को काफी इम्प्रेस भी किया था।
वैसे फिल्म की थर्ड लीड की परफॉर्मेंस उसे कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। नॉट बैड। दिवाकर कृतिका की परफॉर्मेंस से काफी खुश था। कृतिका, सच कहूँ तो तुम में एक्ट्रेस बनने की सारी खूबियां हैं। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की स्पिरिट है। रही बात एक्टिंग लाइन को स्टडी ना करने की, तो सच कहता हूँ, इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण तुम्हारा परफॉर्मेंस एकदम से नेचुरल लग रहा था। इट वॉज एक्सीलेंट। क्या इसका मतलब मैंने ऑडिशन पास कर लिया? कृतिका ने स्क्रिप्ट की कॉपी को साइड रखते हुए कहा। यस, यू हैव पास द ऑडिशन, कहते हुए दिवाकर मुस्कुराया। तुरंत ही दिवाकर का एक असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर कृतिका के पास आ गया। कृतिका ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को एक झलक देखा तक नहीं और सीधे उसे निखिल की तरफ बढ़ा दिया। कुछ एक पन्नों को फॉर्मली पलटने के बाद निखिल ने सवाल किया, क्या कृतिका को वही पेमेंट दी जाएगी जो इससे पहले इस रोल को करने वाली एक्ट्रेस को दी जाने वाली थी? क्योंकि कृतिका के पास एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए दिवाकर अपनी मर्जी से उसे उस रोल के लिए काफी कम पैसे दे सकता था। लेकिन चूंकि निखिल खुद कृतिका के सपोर्ट में था, तो पेमेंट कम करने की गुस्ताखी वो कैसे कर सकता था? हाँ, पेमेंट वही होगी जो कृतिका से पहले इस रोल को करने वाली एक्ट्रेस को दी जाने वाली थी। दिवाकर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। निखिल मुस्कुरा उठा। ठीक है फिर, मैं इस पेपर में एक और कंडीशन जोड़ना चाहती हूँ। अचानक से कृतिका बीच में बोल पड़ी। कैसी कंडीशन? दिवाकर परेशान हो उठा। कोई न्यू कमर उसकी जैसे एक्सपीरियंस डायरेक्टर के सामने कोई डिमांड कैसे कर सकती थी? फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी के क्रू मिस्टर निखिल निखिल के साथ मेरे रिलेशनशिप को फिल्म को प्रमोट करने में यूज नहीं करेंगे। कृतिका ने जोर देकर अपनी बात कही। ये बात कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखित रूप से मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि निखिल उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसे सिर्फ निखिल बुलाने की जगह अचानक से सबके सामने उसे मिस्टर निखिल ओबेरॉय कहना कृतिका को काफी एम्बैरेसिंग लगा। इसलिए उसने लास्ट मोमेंट पर उसे सिर्फ निखिल कहकर बुलाया। वो कुछ देर के लिए ऐसा करने से अनकंफर्टेबल फील करने लगी। कृतिका की कंडीशन ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। कुछ पल के बाद निखिल ये सोचकर मुस्कुराने लगा कि वो उसे उसके पूरे नाम से बुलाते बुलाते अचानक से चुप क्यों हो गई। कृतिका सच में उन दोनों के बीच के रिलेशन को पब्लिक में नहीं आने देना चाहती थी, ना किसी दूसरे को उनके रिलेशनशिप को अपने फायदे के लिए यूज करने देना चाहती थी। निखिल भी इस बात से हैरान था कि उसे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। उसकी गर्लफ्रेंड काफी समझदार थी। अपनी इस कंडीशन से कृतिका ने उसे एहसास दिलाया था कि टाइम टू टाइम सिर्फ वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे प्रोटेक्ट करती है। अपनी समझदारी से वो उन दोनों के रिश्तों को बचा रही थी। उस लड़के का दिल खुशी से झूम उठा। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। देखो इस लड़की को, ये कितनी प्यारी है। उसका इस लड़की को प्यार ना कर पाना इम्पॉसिबल था। दिवाकर को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी कोई कंडीशन है? तुम ना, खैर, जो तुमने कहा है वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं हमारे लॉयर को बुलवाकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवा देता हूँ। ये कहते हुए निखिल ने अनुपम को इशारा किया। कुछ देर बाद एक लॉयर आया और उसने कृतिका के कहे अनुसार उसकी कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऐड कर दिया। क्योंकि कृतिका खुद भी पीआर डिपार्टमेंट में काम करती थी, इसलिए वो भी इंडस्ट्री के इन रूल्स को अच्छे से जानती थी। आज उनके रिश्ते के बारे में दिवाकर को पता चला था। आगे जाकर फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इस बारे में पता चल ही जाता, और ऐसा होने पर उनके रिश्ते को यूज कर वो फिल्म को प्रमोट करते, और ये बात कृतिका को जरा भी पसंद नहीं आती। न्यू ड्राफ्ट के कंप्लीट होने के बाद कृतिका ने उन पेपर्स को एक बार अच्छे से पढ़ा। पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद उसने उन पर अपने सिग्नेचर कर दिए। फाइनली दिवाकर को उसकी थर्ड लीड एक्ट्रेस मिल गई थी। उसने एक राहत भरी लंबी सांस ली। कृतिका, तुम कब से फिल्म के लिए शूटिंग स्टार्ट कर सकती हो? शायद कल से या कल के बाद। मुझे ऑफिस के कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं, कृतिका ने रिप्लाई किया। इत्तेफाक से सूरज के केस पर अब उसका पूरा काम हो चुका था, इसलिए फिलहाल उसके पास कोई खास जरूरी काम नहीं था। इन कुछ दिनों से सूरज के केस को लेकर कृतिका पीआर डिपार्टमेंट में काफी बिजी रही थी, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी वो डिजर्व करती थी।
इस छुट्टी के दौरान ही वो फिल्म से जुड़े अपने शूट को पूरा करने के बारे में सोच रही थी। दिवाकर ने कृतिका से हैंडशेक करते हुए कहा, हम सेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। उन सभी के जाने के बाद निखिल ने कृतिका की कमर को थामकर उसे अपनी थाई पर बिठा लिया। मुझे भी इस बात का ख्याल नहीं रहा था, लेकिन तुमने इसके बारे में सोचा कैसे? कृतिका शांति से उसकी थाई पर बैठी रही। पता नहीं कब से निखिल ने उसे अपनी गोद में बिठाने की आदत ही बना ली थी। कृतिका को भी उसकी गोद में बैठना अच्छा लगता था। उसे कभी कभी डर लगता था कि बार बार ऐसा करने से कहीं निखिल की थाई में दर्द ही ना हो जाए, क्योंकि मैं हम दोनों के रिश्ते की बहुत केयर करती हूँ। शायद इसलिए ये बात अपने आप मेरे माइंड में आ गई। कृतिका ने हल्की शर्माहट के बावजूद निखिल की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे रिश्ते को अपने फायदे के लिए यूज करे। कृतिका ने सीरियस होते हुए उसके सुंदर मुखड़े को देखा। वो इंसान दिल से कितना अच्छा है। जब भी वो उसके साथ होती है तो उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहती है। उसने कभी भी निखिल को उम्र में खुद से ज्यादा बड़ा नहीं समझा था। वो बस उसे एक मैच्योर इंसान समझती थी। मैच्योरिटी जो जनरली किसी यंग लड़की में जरा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो किसी बच्चे की तरह बिहेव करता था। हैरानी की बात थी कि ये उसके अंदर मैच्योरिटी और बचपना दोनों चीजें ही कोट कोट कर भरी थी, लेकिन हर कोई इस बात को आसानी से समझ नहीं सकता था। ज्यादातर वक्त कृतिका को हमेशा यही लगता था कि चूंकि उसका अतीत बुरा था, इसलिए भगवान को उस पर दया आ गई। शायद इसी कारण उन्होंने निखिल को उसकी लाइफ में भेज दिया, वरना उनके बीच किसी समंदर के दो किनारों जितना फासला था, फिर भी वो उसके साथ थी। वो उसे भगवान की तरफ से दिए गए किसी तोहफे के रूप में देखने लगी थी। अपने आप ही उसका हाथ उठकर निखिल के गाल पर आ गया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी किसी चीज में तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से कभी भी तुम्हारा नाम खराब ना हो। निखिल ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर रखे कृतिका के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसके बाद उसने अपने सिर को हल्का सा झुकाते हुए उसकी हथेली को किस किया। उसकी गर्लफ्रेंड शायद दुनिया की सबसे ज्यादा समझदार लड़की थी। इसके अलावा वो जितना प्यार उसे करती थी, शायद ही कोई दूसरा उससे उतना प्यार करता। इस बात का एहसास होते ही निखिल खुशी से झूम उठा। तुमने बताया था कि दादी माँ को फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस जरा भी पसंद नहीं। मेरे फिल्मों में काम करने के बाद वो मुझे पहले से भी ज्यादा नापसंद करने लगेंगी। कृतिका ने उदास होते हुए निखिल से माफी मांगी। आई एम सॉरी, मेरे कारण अब तुम्हारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाने वाली हैं। बिल्कुल भी नहीं, निखिल ना में अपने सिर को हिलाते हुए बोला। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ कृति। जो मौका तुम्हें मिला है, अगर वो तुम मेरी वजह से गंवा देती तो फिर मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई हक ही नहीं होता। जैसे मेरे हर कदम पर तुम मेरे साथ हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हो। इसलिए तुम किसी भी बात को लेकर उदास मत होना। कृतिका सरप्राइज थी। उसने सोचा नहीं था कि निखिल की सोच इतनी अच्छी हो सकती है। दो लोग जब एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो हमेशा दिल से एक दूसरे के हर डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। अपने बुरे अतीत और पिछले जन्म के कारण कृतिका भूल ही गई थी कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। निखिल से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा उसके साथ उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। न जाने उसने कितनी तकलीफें झेली थी, कितनी बार उसका दिल किसी के कंधे पर सिर रखकर रोने को हुआ था, लेकिन ऐसा कोई उसकी लाइफ में तब नहीं था। आज निखिल उसकी लाइफ में है, कोई ऐसा जिसे उसकी परवाह है, जो उसे हर पल खुश रखना चाहता है जितना वो डिजर्व करती थी। निखिल उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में सोचता था और उसे प्यार करता था। अगर वो उससे वो सवाल नहीं करती तो वो इंसान उसे बताने वाला भी नहीं था कि वो उसके बारे में कितना सोचता है। मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ने का कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, कृतिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जितने भी पल मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ, उतना ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाता है।
तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अगर उस दिन मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं बहुत खुश हूँ कृति कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर इतनी केयरफुल हो। इस रिश्ते को बचाने के साथ साथ तुम मुझे भी प्रोटेक्ट कर रही हो। निखिल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो एक आदमी था, इसलिए अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का उसे और उसके इमेज को प्रोटेक्ट करना उसके दिल को छू गया। निखिल प्यार से कृतिका की हथेली को चूमने लगा। ऐसा करते हुए अभी कुछ ही पल हुए थे कि उसने कृतिका की कॉलर बोन को किस करना शुरू कर दिया। कृतिका की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। निखिल का उसके करीब होना हमेशा उसे मदहोश कर देता था। किसी तरह खुद पर काबू करते हुए निखिल ने अपनी नजरें उठाकर कृतिका को देखा। उसकी शर्माहट उसे और भी ज्यादा पागल कर देती थी। उसने तुरंत उसके गाल को किस करते हुए उस पर एक हल्का बाइट किया। इस एक हरकत ने कृतिका के पूरे बदन को कपकपा दिया। उसके बदन में हुई सिरन को जैसे ही निखिल के होठों ने महसूस किया, वैसे ही उसके बदन के सारे बाल खड़े हो गए। वो खुद भी कांप उठा, लेकिन अगले ही पल कृतिका के गालों की खुशबू ने उसकी कपकपाहट को शांत कर दिया। कृतिका के गाल बहुत ज्यादा मुलायम थे, जिस पर निखिल के होठ बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। उसके स्किन की कोमलता उसे उसका दीवाना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कृतिका के गाल किसी अंगारे के समान दहक रहे थे। वो लड़की निखिल के आगोश में पूरी तरह कांप रही थी। निखिल को जैसे ही ये महसूस हुआ, उसने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल तक उसे थामे रहने के बाद जब कृतिका नॉर्मल हुई, तो उसने फिर से शरारत की और उसके होठों के करीब आ गया। कृतिका के होठ चंद से ही किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे। देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे हर वक्त उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बनी हुई है, तब भी जब वो एक्चुअल में मुस्कुरा नहीं रही होती थी। कृतिका ने कसकर निखिल को थाम लिया। वो उसे ऐसा करने से रोकना चाहती थी। उसने उसका नाम पुकारा, निखिल। बस एक पल के लिए उसके होठ खुले थे और उस शैतान ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। कृतिका की आंखें आश्चर्य में फैल गई। उसने उसके सीने पर धीरे से कुछ मुक्के बरसाए, लेकिन कुछ पल के बाद वो शांत हो गई। उस वक्त कृतिका पूरी तरह उसकी आगोश में थी। निखिल की बाहों के घेरे में वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना वो ठीक से कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो बेचारी बोलती भी कैसे। निखिल के होठों ने उसके होठों को बंद जो कर रखा था। निखिल ने एक पल के लिए अपने होठों को उसके होठों से अलग किया। जब तुम दिवाकर से बात कर रही थी तो तुम मुझे क्या कहकर पुकारने वाली थी? क्या कुछ ऐसा हुआ था? कृतिका कुछ देर सोचती रही, लेकिन उसका मन शांति से कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जो शैतानियां निखिल उसके साथ कर रहा था, उसके कारण वो ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। मिस्टर निखिल ओबेरॉय, अपने कांपते होठों से कृतिका ने कहा। हाँ। निखिल खुश हो गया। एक बार फिर से मुझे ऐसे ही बुलाओ। निखिल को उसके मुंह से अपना पूरा नाम सुनना बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो गुस्से में उसे वो कहे या प्यार से। हर बार निखिल वो सुनकर खुशी से झूम उठता था। कृतिका और उसकी उम्र के बीच 8 साल का फासला था, इसलिए कभी कभी जब वो उसे मिस्टर निखिल ओबेरॉय कहकर पुकारती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे उनके बीच का एज गैप अचानक से खत्म हो गया है। और ये बात उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो अपनी उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा समझदार थी। साथ ही वो एक इंडिपेंडेंट लड़की भी थी। उसे खुद पर भरोसा था, इतना कि अगर कोई उसके खिलाफ साजिश करता था तो वो बिना किसी की हेल्प के अपने आप उन साजिशों से बाहर आ जाती थी और बाद में उसके खिलाफ साजिश करने वालों को इस बात का एहसास भी दिलाती थी कि उसके साथ पंगा लेना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। इतनी चालाक और समझदार लड़की बहुत कम उम्र की है, ये बात कैसे किसी के ध्यान में रहती। शायद इन्हीं सब वजहों से निखिल उसे बेपनाह प्यार करने लगा था।
उसने कृतिका की कमर पर चिकोटी काटते हुए कहा। बदमाश हाँ? उसकी आंखों में झांकते ही वो समझ गया था कि उसने जानबूझकर ये शरारत की थी। भले ही वो बाइट मार्क उसके चिन के निचले हिस्से पर था, लेकिन फिर भी अगर निखिल काम के सिलसिले में किसी से भी मिलता तो वो निशान उस शख्स को जरूर दिखाई दे जाता। कृतिका ने कुछ नहीं कहा, बस वो उसे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने निखिल के शर्ट के बटन को लगाया और उसकी टाई वापस से पहले की तरह बांध दी। ऐसा करते हुए बार बार उसकी नजर उसकी चिन पर बने निशान पर जा रही थी और वो उसे देखकर रह रह कर मुस्कुरा दे रही थी। थोड़ा परेशान होकर निखिल अपने सोफे पर से उठा और ऑफिस में लगे मिरर में जाकर खुद को देखने लगा। वो बाइट मार्क बिल्कुल उसकी चिन के बीच बने गड्ढे पर था। इस बदमाश ने ऐसी जगह उसे बाइट किया था जिसे छिपा पाना उसके लिए नामुमकिन था। मुझे सच में अब जाना होगा। कृतिका इतनी देर में वापस से ऑफिस के दरवाजे के पास जा पहुंची थी। वो जानती थी कि अब निखिल जरूर उससे बदला लेगा, इसलिए अगर वो कोई शरारत करने के बारे में सोचता है तो दरवाजे के नजदीक होने के कारण वो तुरंत वहां से बाहर भाग सकती थी। निखिल उसकी चालाकी पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो धीमे कदमों से उसके पास आया और फिर जोर से उसने उसकी कमर पर चिकोटी काटी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे बगैर एक पल भी रहना कितना मुश्किल है मेरे लिए। कृतिका ने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार अच्छे से घूर कर देखा। फिर अपना मुंह बनाते हुए वो बोली, ठीक है, फिर मैं रुक जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से किसी तरह निखिल ने खुद को काबू में किया था। अगर ये लड़की थोड़ी और देर वहां उसके सामने रहती तो वो उसे कच्चा चबा जाता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अपना काम भी तो देखना है, तुम जाओ। निखिल ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला, जैसे वो किसी होटल का गेट कीपर हो। अपने डिपार्टमेंट में जाने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद राघव से कह दूंगा कि तुम कुछ दिन की छुट्टी ले रही हो। वो राघव को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था जहां वो किसी भी तरह कृतिका से बात कर सके। वैसे कृतिका भी राघव को चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इधर जैसे ही कृतिका अपने डिपार्टमेंट में पहुंची, वैसे ही रुखसार ने नफरत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए देखा। कृतिका के डिपार्टमेंट में आने से पहले उसे सिमरन का कॉल आया था। उस लड़की ने उसे बताया कि शायद दिवाकर की फिल्म में थर्ड लीड के लिए कृतिका को साइन किया गया है। रुखसार को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी लकी क्यों है। वो खुद भी उस वक्त वहां थी। दिवाकर ने उसे भी एक नजर देखा था, फिर उसने कृतिका को क्यों साइन किया, उसे क्यों नहीं? वो दिखने में कृतिका से कम सुंदर तो नहीं है। क्या डायरेक्टर दिवाकर अंधे हैं जो उसे वो दिखाई नहीं दी? कृतिका, अनामिका और कृतिका इन दिनों में एक दूसरे से काफी करीब आ चुके थे, इसलिए उनका कृतिका से सीधे इस बारे में सवाल करना नॉर्मल था। क्या सच में दिवाकर सर ने तुम्हें अपनी फिल्म में साइन किया है? हाँ, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, साथ ही कभी न कभी उसके बाकी के कलीग्स को भी इस बारे में पता चल ही जाता, इसलिए इस बात को छिपाए रखने का उसे कोई फायदा नहीं लगा। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करवा लिया गया है। कल मैं शूटिंग के लिए उनके क्रू को ज्वाइन करने वाली हूँ। वाह क्या बात है! अनामिका ने तुरंत कृतिका को खुशी से हक कर लिया। यानी कि अब तुम एक्टिंग लाइन को फॉलो करोगी, है ना? नहीं, कृतिका ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने अभी इस बारे में ठीक से कुछ सोचा नहीं है। मैं बस एक कोशिश करना चाहती हूँ। आगे के लिए मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मतलब शूटिंग पूरी करने के बाद तुम वापस हमारे पास लौट आओगी? अनामिका ने हैरानी में कहा। इस लड़की को इतना अच्छा मौका मिला है एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ने का, लेकिन ये तो इसे लेकर सीरियस ही नहीं है। मैं बस 1 से 2 सप्ताह की छुट्टी ले रही हूँ। इससे पहले कि कृतिका अपनी बात पूरी कर पाती, रुखसार ने उसे टॉन्ट किया। हाँ, एक मूवी कर लेने से कोई स्टार थोड़ी ना बन जाता है। उसकी टोन बहुत ज्यादा खराब थी। अनामिका, आपको याद होना चाहिए कि हमारी कंपनी की कई लड़कियां एक्ट्रेस बनने के लिए मेहनत करती हैं और किसी न किसी फिल्म में उन्हें
कभी ना कभी मौका भी मिल जाता है, लेकिन उनमें से कितनों का करियर सक्सेसफुली आगे बढ़ता है। इसलिए ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें कृतिका। एक्टिंग हर किसी के बस की बात नहीं। और हाँ, उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। कंपनी में अपने सुपीरियर को सिड्यूस करके भले ही तुम आगे बढ़ सकती हो, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी कोई ऐसी हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। रुखसार अपनी जलन में कृतिका को अनाप शनाप बातें सुना रही थी। उसकी बातों को सुनने के बाद कृतिका उस लड़की के मुंह पर एक जोर का चाटा मारना चाहती थी, लेकिन उसके कुछ कहने या करने से पहले ही सागर ने उसे जोर से डांटा। सिड्यूस करने की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती रुखसार। हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुमने कुछ दिन पहले गोल्ड फिंगर अवार्ड सेरेमनी में जाते वक्त बस में सबके सामने सीईओ सर को सिड्यूस करने की कोशिश की थी। कृतिका को ताना मारने से पहले तुम्हें अपनी शक्ल आईने में आईने में नहीं, नाले में देखनी चाहिए। रिसेप्शन काउंटर पर बैठी लिली सागर की बात सुन खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। यही हाल अजय का भी था। वो भी बुरी तरह हंस पड़ा। उसने खुद भी उस दिन रुखसार को निखिल को सिड्यूस करने की कोशिश करते हुए देखा था। लेकिन अनामिका को कृतिका की फीलिंग्स की चिंता थी। कृतिका, चाहे जो भी हो, फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद जब तुम वापस आओगी ना, तो हम सब खुशी खुशी यही तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सच कहती हूँ, मुझे लगता है कि आगे जाकर तुम एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हो। शायद बाद में तुम्हारा मन बदल जाए और तुम इसी लाइन में आगे बढ़ने का फैसला करो। खैर जो भी हो, एक बात का ध्यान रखना, पॉपुलर होने के बाद तुम हमें मत भूल जाना और हमसे मिलने के लिए आती रहना। रुखसार की बातों ने कृतिका को बहुत हर्ट कर दिया था, लेकिन तभी अनामिका ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, जिससे उस लड़की पर से उसका गुस्सा जाता रहा। कृतिका, इसी बीच राघव अपने केबिन से बाहर निकल कर आया। मेरे केबिन में आओ। अनामिका, मैं 2 मिनट में आती हूँ, कृतिका ने कहा। अनामिका उससे अलग होते हुए बोली, ओके। उसके बाद कृतिका राघव के केबिन में चली गई। राघव के एक्सप्रेशन उस वक्त उलझन भरे थे। अभी सीईओ ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि तुम कुछ दिन की छुट्टी ले रही हो। मुझे ये भी पता चला है कि तुम किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ये छुट्टी ले रही हो। कृतिका ने हामी भरी। जी, दिवाकर सर ने मुझे अपनी फिल्म में थर्ड लीड के लिए कास्ट किया है। काम से ज्यादा वक्त की छुट्टी लेने के लिए आई एम रियली सॉरी सर। कुछ पल के लिए हेजिटेट करने के बाद राघव ने किसी तरह अपनी बात कही। कृतिका, क्या क्या सीईओ तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? कृतिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। ये उसका पर्सनल मैटर था, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। सर, अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम नहीं है तो मैं जाना चाहूंगी। रुको, राघव ने तेज आवाज में कहा। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है। सीईओ तुम्हें बाकी सभी फीमेल वर्कर्स से डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बात का एहसास है। कृतिका को अब राघव से चिढ़न होने लगी थी। राघव सर, मेरे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। अपनी नफरत में पहले राघव ने कृतिका को जानबूझकर बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं होने दिया। बावजूद इसके कृतिका ने एक बार भी उससे कोई बहस नहीं की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अब उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करे। इस वक्त मैं भी अपने पर्सनल मैटर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। राघव ने केबिन से बाहर जाने के लिए मुड़ी कृतिका का रास्ता रोकते हुए कहा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर सीईओ ने तुम्हें प्रपोज किया तो क्या तुम उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? कृतिका हैरान हो गई। ये आदमी उससे इस तरह से सवाल कैसे कर सकता था? बताओ मुझे, राघव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए जैसे तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, वैसे ही तुम सीईओ सर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दोगी? नहीं, कृतिका ने तुरंत मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। उसके जवाब को सुनने के बाद राघव का चेहरा शर्मिंदगी से नीचे झुक गया। कृतिका, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम उस तरह की लड़की हो। मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। सर,
आप गलत समझ रहे हैं। कृतिका ने एक तरह से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। निखिल ही मेरा बॉयफ्रेंड है। आपको जिस बॉयफ्रेंड के लिए मैंने रिजेक्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद निखिल है। इसलिए अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए मुझे उसे रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना निखिल के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने की। मैं उससे प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैंने आपके प्रपोजल को और आपको रिजेक्ट किया था। कृतिका के जवाब ने राघव को हिलाकर रख दिया। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी जो कृतिका ने कहा वो सच था। ये मेरा प्राइवेट मैटर है और शुरू से ही मैं इसे पर्सनल रखना चाह रही हूँ। मैं शुरुआत से ही निखिल को डेट कर रही हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसकी वजह से अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी तो आप गलत हैं। ही इज माई बॉयफ्रेंड। उसे जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। वो इतनी बुरी तरह से शॉक्ड था कि इसके आगे उससे कुछ बोला ही नहीं गया। इस वजह से कृतिका चुपचाप उसके बगल से होकर केबिन के दरवाजे के पास आ गई। दरवाजा खोलने से पहले उसने पलटकर उससे कहा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहती हूँ। फिलहाल इसे किसी और को बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मुझे और निखिल को इस बारे में किसी को बताना भी हुआ तो वो हम दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस इंसान का इससे कोई लेना देना नहीं है वो इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि राघव था। चिंता मत करो, मैं इतना भी बड़बोला नहीं जो किसी को तुम्हारे पर्सनल मैटर के बारे में बताऊं। राघव ने बेरुखी से कहा। वैसे ये मामला सिर्फ कृतिका से जुड़ा हुआ नहीं था। इस मैटर में निखिल भी इन्वॉल्व था। इस वजह से किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताकर राघव निखिल को नाराज कर अपने लिए मुसीबत मोल लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कृतिका, भले ही तुम मुझे किसी अजनबी की तरह ट्रीट करती हो पर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता आया हूँ। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि निखिल के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी क्यों उसने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया? क्या उसे ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस होती है? राघव ने एक बहुत ही घटिया बात कही थी। उसने जानबूझकर कृतिका के दिल में निखिल के लिए जहर भरने की कोशिश की। इस बार उसकी बात सुनकर कृतिका के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने राघव को डांटते हुए कहा, हमारे रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं लाने का डिसीजन मेरा था, निखिल का नहीं। क्योंकि मैं यहाँ एज अ वर्कर काम करती हूँ, इसलिए किसी और का ये जानना मेरे लिए यहाँ काम करने में मुश्किलें खड़ी करता। चाहे वो कोई छोटा एम्प्लॉय हो या बड़ा, हर कोई मुझसे डिफरेंटली बिहेव करता। शायद मेरे और निखिल के रिश्ते को यूज कर कुछ लोग अपना उल्लू भी सीधा करने की कोशिश करते। मैं निखिल के काम में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी वजह से उसे किसी मुश्किल में भी पड़ने नहीं दे सकती। इसलिए मैंने ये तय किया है कि हम अपने रिश्ते को प्राइवेट रखेंगे। लेकिन मैंने इसे जानबूझकर हमेशा छुपाए नहीं रखा। जैसे अभी आपके मुझसे इस बारे में सवाल करने पर मैंने आपको प्राउडली इस बारे में बताया। इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कृतिका का चेहरा ये सब कहते हुए गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में राघव के लिए नफरत उभर आई थी। उसने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं, ना ही उसने उससे बाहर जाने की परमिशन मांगी। वो मुड़ी और जोर से दरवाजे को धक्का देकर खोलते हुए उसके केबिन से बाहर चले गए। क्यों? राघव खुद को ही डांटने लगा। जाने की शुरुआत से लेकर अंत तक वो दोनों बार जिस शख्स से कृतिका को हार बैठा था वो शख्स और कोई नहीं बल्कि निखिल था। अब उसे वो हर एक बात याद आ रही थी। जब भी कृतिका के साथ कुछ होता था तो निखिल भी हमेशा वहां उसके पास उसकी हेल्प के लिए मौजूद रहता था। ईयरली फ्राइडे नाइट चैरिटी इवेंट में निखिल कभी भी उसके साथ नहीं गया था, लेकिन इस साल निखिल उनके साथ फंक्शन में गया, सिर्फ और सिर्फ कृतिका की वजह से। अनुपम ने भी जानबूझकर उसे अपने साथ जाने पर मजबूर किया, जिससे निखिल और कृतिका एक साथ एक कार में जा सकें। उस दिन जब कृतिका को ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ रहा था तो वो उसके साथ रुककर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी अनुपम ने कॉल कर उसे
अजीबोगरीब कारण बताकर अपने पास बुला लिया। क्या उस दिन भी उसके जाने के बाद निखिल कृतिका के पास आया था? वो हर एक कड़ी को जोड़ते जा रहा था। उन दोनों के रिश्ते की झलक शुरुआत से ही सबके सामने थी। वो दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन किसी बेवकूफ की तरह बिना कुछ जाने वो कृतिका से एक तरफा प्यार करता रहा। रात के वक्त निखिल और कृतिका साथ में कृतिका के घर गए। जब वो घर के अंदर आए तब अनुराधा आंटी किचन में थी। वो रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने एक वाइट कलर का एप्रन पहना हुआ था। अरे तुम दोनों आ गए? खाना बनने में ज्यादा वक्त नहीं है, बस कुछ मिनट। माँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। कृतिका ने जल्दी से अपनी जूती उतारी और हाथ धोकर किचन में आ गई। चलो भागो यहाँ से, सारा दिन काम करती हो, कम से कम रात में तो आराम कर लिया करो। जाओ जाकर निखिल बेटा के साथ बैठकर बातें करो। चलो भागो। अनुराधा आंटी ने झट से कृतिका को धकेलते हुए किचन से बाहर निकाला। खाना बनने में सच में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 10 मिनट बाद ही वो सबके लिए तैयार किया गया डिनर खाने के लिए टेबल पर ले आए। माँ, क्या आपने डायरेक्टर दिवाकर के बारे में सुना है? कृतिका ने निखिल के लिए एक प्लेट में पूरी और आलू की तरकारी निकालते हुए उनसे सवाल किया। हाँ। जितनी देर में कृतिका निखिल के प्लेट में खाना निकाल रही थी, उतनी देर में अनुराधा आंटी ने कृतिका के लिए भी एक प्लेट में खाना निकाल लिया था। मैं फिल्मों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं। वो काफी फेमस हैं, है ना? कृतिका उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। आज वो हमारी कंपनी में अपनी फिल्म की 3rd लीड रोल के लिए कुछ एक्ट्रेसेस के ऑडिशन के लिए आए थे। किसी वजह से पहले जिस एक्ट्रेस को फिल्म में कास्ट किया गया था वो इंजर्ड हो गई थी, इसलिए उन्हें उस रोल के लिए एक नए चेहरे की जरूरत थी। कंपनी के आने के बाद इत्तेफाक से उन्हें मैं पसंद आ गई और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। क्या? अनुराधा आंटी एकदम से कंफ्यूज हो गई। तुम एक्टिंग करने वाली हो, वो भी डायरेक्टर दिवाकर की फिल्म में? वो तो सिर्फ एक्शन फिल्में डायरेक्ट करते हैं। ये काफी डेंजरस होगा। तुमने खुद कहा कि तुमसे पहले काम करने वाली एक्ट्रेस इंजर्ड हो चुकी है। जरूर वो शूटिंग के दौरान इंजर्ड हुई होगी। ये बहुत ही मुश्किल होगा कृति। अनुराधा आंटी एकदम से परेशान हो गई थी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें मना कर दो अभी इसी वक्त। माँ, उस एक्ट्रेस को इंजरी शूटिंग के दौरान नहीं हुई थी, उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। और आप ही सोचिए माँ, अगर ये काम इतना खतरनाक होता तो आपसे पहले खुद निखिल मुझे ये करने से रोकता। ये कहते हुए कृतिका ने निखिल को टेबल के नीचे से एक हल्की सी किक मारी। हाँ माँ, सच है। अगर ये इतना खतरनाक होता तो सबसे पहले मैं आगे बढ़कर कृतिका को ये करने से रोकता। निखिल ने तुरंत कृतिका की बात पर हामी भरी। अनुराधा आंटी कृतिका को लेकर निखिल की कही गई हर एक बात पर एक पल में विश्वास कर लेती थी। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, हम मुझे कोई चिंता नहीं है। कृतिका ने अपना सर नीचे झुका लिया। अनुराधा आंटी अब उससे ज्यादा निखिल पर भरोसा करने लगी थी। वैसे अनुराधा आंटी की फीलिंग्स कुछ अलग थी। उन्हें लगता था कि कृतिका उनके साथ सिर्फ अपनी खुशियां शेयर करती है, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां नहीं, क्योंकि उसे इस बात का डर होता था कि कहीं उसकी माँ उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान न हो जाए, जिससे उनकी तबीयत पर असर पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि अगर सच में ये खतरनाक भी होता तो भी वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ निखिल, उसके लिए कृतिका से ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में शायद और कोई नहीं था। वो उसकी केयर उससे भी ज्यादा करता था।